हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट रीडर में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूनिट 4 चल रही है और बच्चों उसमें हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे बच्चों हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा। तो बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है और प्रत्यावर्ती जो विद्युत धारा है, इनकी समीकरण के बारे में बताया था। इनकी समीकरण क्या होती है और ये कैसे मतलब उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, उसके बाद हमने देखा था कि अगर प्रत्यावर्ती परिपथ से कोई प्रतिरोध जोड़ा जाए या फिर कोई संधारित्र जोड़ा जाए तो उसमें किस प्रकार से धारा और जो हमारी वोल्टेज होती है उसमें किस प्रकार से संबंध होता है। ठीक है बेटा। तो बच्चों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हम पढ़ेंगे एक तीसरा एलिमेंट जिसे हम कॉइल बोलते हैं, इंडक्टर। ठीक है। तो इंडक्टर को जब हम प्रत्यावर्ती परिपथ में जोड़ते हैं तो उसमें धारा और जो वोल्टेज होती है उसमें संबंध किस प्रकार का होता है वो देखेंगे। और फिर उनके बाद हम एक एक दो दो एलिमेंट जो हमारे प्रतिरोध और इंडक्टर हैं, फिर इंडक्टर और क्या कहते हैं प्रतिरोध और संधारित्र हैं, इनको जोड़ के देखेंगे। और फिर सबसे बड़ा एक सर्किट करेंगे बेटा, एलसीआर सर्किट। ठीक है, जिसमें तीनों एलिमेंट जोड़े जाएंगे। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो बच्चों, सबसे पहले जो बात आती है बच्चों वो आती है हमारी जो हम देखेंगे अब बच्चों, हमारे पास जो होगा वो होगा प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती परिपथ, या प्रत्यावर्ती हम कह सकते हैं बच्चों, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरक। ठीक है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इंडक्टर को जोड़ने जा रहे हैं। ये आप देखें कि अब हम इंडक्टर को जोड़ेंगे तो कैसे कैसे हमें धारा और वोल्टेज में करंट मिलेगी बेटा, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसको हम कैसे करेंगे देख लेना है। तो बच्चों, अगर मैं एक इंडक्टर को इस प्रकार से कॉइल को दिखाऊं, जिसे आप देख सकते हैं, और एक विद्युत स्रोत एसी जिसे हम प्रत्यावर्ती स्रोत कहते हैं वो इसमें जोड़ दें, तो बच्चों जो कुंडली होती है, जो इंडक्टर होता है, उसके प्रेरित को शो करते हैं एल से। और प्रत्यावर्ती स्रोत जो होता है बच्चों, उसकी इक्वेशन हमने देखी थी, वो होती है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों बात ये आती है कि हम इसमें धारा की इक्वेशन निकालनी है स्टूडेंट्स। तो धारा की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए बच्चों एक बात गौर से देखो आप, कि जब ये स्रोत इसमें धारा प्रोवाइड करना चाहता है, तो जैसी धारा प्रोवाइड करना चाहता है इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों वो चेंज होता है, और इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है बच्चों उल्टी तरफ, जो धारा का अपोज करता है, ई होता है। ठीक है बेटा। तो बच्चों ये ई होगा, ये आप जानते हैं कितना होगा, ये आप समझ सकते हैं। ई होगा बच्चों, अगर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान दें तो माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, इस प्रकार। तो बच्चों ये माइनस आपको पता ही है, शो करता है कि वो धारा का अपोज कर रहा है, या धारा चेंजिंग धारा यानी धारा में जो परिवर्तन हो रहा है उसका अपोज कर रहा है। तो बच्चों इसकी वजह से जो धारा की ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्रोत को काम करना पड़ता है। तो अगर स्रोत को ये धारा प्रोवाइड करनी है, ठीक है बेटा, तो उसे भी इतना ही एनर्जी अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं जो ई लगाना पड़ेगा स्रोत को बेटा, वो कितना लगाना पड़ेगा स्रोत के लिए, तो मैं सीधा सीधा ये नहीं कह सकता कि कम से कम इतना तो लगाना पड़ेगा जो इसके बराबर हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल के, और उसके विपरीत हो। तो अगर उल्टी दिशा में लगा रहा है तो इस दिशा में लगाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस का माइनस, यानी ये माइनस लगाया ना स्रोत की वजह से, तो हम कह सकते हैं प्लस एल डी आई बाई डी टी, इतना उसे अपोज करना पड़ेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का धनात्मक उसमें, तब वो अपनी धारा को प्रोवाइड कर पाए। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन आई आप वो देख सकते हैं, वो इस प्रकार से आई। हमें बच्चों धारा के लिए इक्वेशन निकालनी है, तो ये हम समीकरण हमें यूज करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं जो डी आई अपॉन डी टी होगा बेटा, वो कितना होगा, वो हम कह सकते हैं E और 1/L। अब बच्चों 1/L तो एज इट इज रखो, E की इक्वेशन आप ये पहले देख सकते हैं, ये जो स्रोत वाला है ये यही है, इसे हम कैपिटल E की जगह लिख देंगे, तो ये आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, इस प्रकार। तो बच्चों अब आप गौर से अगर एक चीज देखें, हमें करंट की इक्वेशन निकालनी हो, ये डी आई अपॉन डी टी अवकलन फॉर्म में, तो हम इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन।
तो समाकलन करके हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आई मिलेगा, यहाँ पे 1/L मिलेगा। ई नॉट को तो नहीं छेड़ेंगे बेटा हम, और समाकलन का चाहे तो साइन भी लगा सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो बच्चों साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी, और टी का करेंगे तो बच्चों इसके साथ में जो है वो नीचे आ जाएगा ओमेगा, इस प्रकार। तो बच्चों हम एक चीज देखते हैं, हमें क्या मिला, हमें मिला ई नॉट, ये ओमेगा इसके साथ रख लेते हैं बेटा, और ये आगे बच्चों माइनस का कॉस ओमेगा टी, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। तो बच्चों गौर देने वाली बात ये है कि जो हमारे पास स्रोत की जो वोल्टेज की इक्वेशन है साइन ओमेगा टी है, जो धारा की इक्वेशन प्राप्त हुई है बच्चों कॉस ओमेगा टी है। तो आप जब तक धारा की कंपेयर वोल्टेज से नहीं कर सकते, जब तक कि दोनों का जो वेरिएशन है, दोनों की जो आवृत्ति है वो सेम ना हो, एक साइन के अकॉर्डिंग वेरिएट करेगा, एक कॉस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, तो ये आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको कॉस वाली टर्म भी उसके हिसाब से बदलनी पड़ेगी। तो क्या बच्चों आप गौर से देखें, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आप गौर से देखें हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो सकता है बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम ध्यान दें तो ये हो जाएगा साइन, और ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक। अब बच्चों ओमेगा टी ऊपर प्लस में या माइनस में, तो ये माइनस अंदर पहुंचा दो, ये जो माइनस हमारा चल रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा आई बराबर ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं हमारे पास बिल्कुल ऐसी इक्वेशन है कि जैसी है, बस π/2 का फर्क आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करने की परिस्थिति में है बेटा, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, और कैसे करेंगे बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स। तो बेटा अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले इस इक्वेशन, इस चीज को देखिए, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो बच्चों ये धारा है जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो हर जगह चेंज होती है। अब हम अगर बात करें अधिकतम धारा हम कब मिलेगी, तो अधिकतम धारा डिपेंड करेगी बच्चों साइन पे। तो हम कह सकते हैं बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर आप समझे कि साइन ओमेगा टी माइनस π/2 बराबर 1, क्योंकि साइन में बच्चों कुछ भी होता है वो एंगल होता है, साइन में जो भी वैल्यू होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक हो सकती है। तो धारा का अधिकतम मान बच्चों इस बात पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं हमें जो अधिकतम धारा मिली वो मिलेगी ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, क्योंकि ये तो 1 होगी वैल्यू। तो बच्चों इसकी जगह अगर हम इस इक्वेशन में आप देखें आई बराबर ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को आई नॉट रख दे, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इस प्रकार। तो बच्चों आप गौर से देखो कि अब हमें क्या है, वोल्टेज की इक्वेशन भी मिल गई, धारा की इक्वेशन भी मिल गई, और अब बच्चों हम इनकी कंपेयर कर सकते हैं, है ना बेटा। अब इनकी कंपेयर आसानी से हो सकती है। कैसे हो सकती है बच्चों, तो आप अगर गौर से देखें तो जो वोल्टेज और साइन ओमेगा टी है, और जो धारा है बच्चों साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों जब वेव हम बनाते हैं, आप गौर से एक चीज देखना बेटा, जब हम वेव बनाएंगे, अगर मैं आपको इसका फेज डायग्राम दिखाऊं, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम, तो बच्चों इसको गौर से देखें, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारा जो वोल्टेज है वो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती रूप में चल रहा है, तो बच्चों आप देखेंगे ये 2π होता है, ये पाई होता है, और ये π/2 होता है, और चाहो तो ये भी लिख लो 3π/2। तो ये होती है बच्चों उसकी अधिकतम कंडीशन, जो वोल्टेज है प्लस में, और ये होती है माइनस में। तो बच्चों जो मीन पोजीशन से जो ये ऑक्सीलेशन या ये धारा प्रत्यावर्ती रूप में चल रही है, तो बच्चों इसमें जो हम जब मीन पोजीशन से राइट साइड में चलते हैं तो माइनस आता है। तो धारा जो माइनस π/2, अगर यहाँ पे हमने ओमेगा टी लिया है बेटा, और यहाँ पे हम शो करेंगे ई या आई, इस प्रकार से। तो बच्चों धारा को कैसे दिखाएं, तो धारा को हम ऐसे दिखा सकते हैं बेटा, देखो आप गौर से, तो आप गौर से देखो जो वोल्टेज π/2 पे मैक्सिमम हुई है बेटा, धारा जो मैक्सिमम होगी बच्चों वो आई नॉट, वो पाई पे होगी। तो दोनों के बीच में जो कालांतर आएगा बच्चों, फेज डिफरेंस जिसे कह सकते हैं हम, फेज डिफरेंस, यानी इसको हम कह सकते हैं बेटा कालांतर, वो कितना होगा बेटा, π/2 होगा। तो बच्चों कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, तो हम कह सकते हैं बच्चों जो वोल्टेज है, बच्चों हमेशा जो कंपेयर कैसे पता चलेगा कौन आगे कौन पीछे, तो बच्चों दोनों के अधिकतम मान को चेक कर लो जो लगातार आने वाले हैं।
अगर पहला अधिकतम मान वोल्टेज का पाई बाई 2 पे आया तो ठीक उससे अगला जो धारा का है तो बच्चों पाई पे आया है। तो बच्चों वोल्टेज जो अग्र है धारा से, जिसे हम कह सकते हैं लीड करना बेटा, लीड। तो वोल्टेज लीड करती है बेटा, वोल्टेज लीड, जिसे अग्र भी कहा जाता है, अग्र किससे बेटा, धारा से, इस प्रकार। या हम कह सकते हैं बच्चों धारा लैग होती है, लैग, लैग करना बच्चों पीछे रह जाना, ठीक है, इस प्रकार से। तो बच्चों इनका फेज डायग्राम आपको बनाने के लिए आएगा, ये आप बनाएं, बहुत बहुत ध्यान से बनाएं बेटा, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको इसका बताऊंगा फेजर डायग्राम। तो एक तो आपको ये समझ में आया बच्चों, जो इंडक्टर लगा होता है उसमें धारा हमेशा वोल्टेज से पीछे रहती है, इस प्रकार से। तो माइनस पाई बाई 2 का मतलब है बेटा, अगर वोल्टेज किसी एंगल पे, किसी कोण पे अधिकतम मान प्राप्त करती है तो धारा उस कोण से पाई बाई 2 एंगल बाद में अधिकतम मान प्राप्त करेगी और पीछे चल रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसका फेजर डायग्राम देखते हैं किस प्रकार से फेजर डायग्राम बनता है। तो बच्चों फेजर डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम, तो स्टूडेंट आप जानते हैं फेजर डायग्राम का मतलब है कि जो वोल्टेज और धारा है उनको वेक्टर फॉर्म में निरूपित रिप्रेजेंट करना, उनकी जो हमारे पास परिणामी वोल्टेज होगी वो कितनी होगी। तो बच्चों हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, अगर आप देखें, हम अगर एक एक्सिस पे बेटा, अगर मैं बोलूं कि ये मेरी पास ये सबसे पहले वोल्टेज है बच्चों इस प्रकार ई नॉट में अधिकतम जो मान है, और ये वो अधिकतम होता है किसी एंगल पे ओमेगा टी, ओमेगा टी कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो धारा इससे पीछे चल रही है, और पीछे का मतलब है बच्चों कि जो एंगल पीछे दिखाया जाता है उन्हें क्लॉकवाइज बनाया जाता है, तो हम इससे पाई बाई 2 एंगल ऐसे दिखाएंगे और ये ऐसे दिख जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। या थोड़ा सा और दिखाते हैं कि आपको परपेंडिकुलर लगना चाहिए इस प्रकार से, तो ये और इसके परपेंडिकुलर ऐसे दिखेगी, ऐसे करके, तो ये एंगल हो जाएगा पाई बाई 2, और ये धारा का मान होगा बच्चों आई नॉट, इस प्रकार से, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चों जो धारा होगी वो धारा बेटा जो वोल्टेज है उससे पीछे चल रही है पाई बाई 2 एंगल, ठीक है। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई स्टूडेंट। अब बच्चों जब हम तीनों चीजें समझ चुके हैं तो अब हम तीनों को एक साथ करेंगे, और बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों, वो होगा एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। इसमें मैं एक चीज बता देता हूं, अभी जो आपने देखा था हमारे पास एक इक्वेशन आई थी बेटा, आई नॉट बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बच्चों इसमें जो आई नॉट आया था वो क्या था, जरा गौर से देखो। आई नॉट हमारे पास था, जो आप देखें, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। अगर बच्चों इसकी मैं ओम्स लॉ से कंपेयर करूं थोड़ी देर के लिए, V अपॉन आर, तो ये धारा हो गई बेटा, ये हमारे पास वोल्टेज हो गई। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारे पास होगा बच्चों इंडक्टर का रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और इंडक्टर के रेजिस्टेंस को शो करते हैं बेटा एक्सएल से, एक्सएल। तो ये जो है एक तरह से रेजिस्टेंस है बेटा इंडक्टर का, कॉइल का, जिसका नाम रखा गया है वो है बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बच्चों एक बात ध्यान देने वाली बात है, इसको आप माइंड में समझ सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, लेकिन आप कभी भी लिखेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई बेटा ये, इसको। और ये ओमेगा बच्चों उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी कोणीय आवृत्ति है। अगर आपको इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी में तोड़ना है तो ओमेगा को हम हमेशा तोड़ेंगे 2 पाई एफ इंटू एल, इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास एक बड़ी काम का फॉर्मूला आ गया है। इस अब बच्चों मैं आपको एलसीआर सर्किट बनाना सिखाऊंगा, बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एलसीआर सर्किट के आते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, मान के चलो बच्चों इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एलसीआर परिपथ। तो एलसीआर परिपथ क्या होता है बेटा, एलसीआर परिपथ होता है बेटा, जो आप देखेंगे अगर हम एक परिपथ में कॉइल को जोड़ दें, ठीक है, और उसके साथ बच्चों हम कैपेसिटर को जोड़ दें इस प्रकार से, और बच्चों उसके बाद हम प्रतिरोध जोड़ दें आर, तो एल सी आर, ये इस प्रकार बन जाएगा बेटा। और यहां पे लगा दें बच्चों एक प्रत्यावर्ती स्रोत,
जिसकी इक्वेशन हमेशा रहेगी E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके बच्चों, तो बच्चों अब बात ये आती है कि ये कैसे जुड़े हुए हैं। तो एलसीआर परिपथ जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये श्रेणी क्रम का पढ़ रहे हो, श्रेणी क्रम का। तो बच्चों इसमें हमें करना वही है, हमें अब कंबाइंड एलिमेंट दिए, 3 एलिमेंट है, तीनों में वोल्टेज, क्योंकि जो वोल्टेज यहां पे जाएगी इंडक्टर में आप हम उसे VL कह सकते हैं, कैपेसिटर में हम उसका नाम VC रख सकते हैं, और रेजिस्टेंस में उसका नाम VR। तो तीनों वोल्टेज जब अलग अलग एलिमेंट पे जाए होंगी तो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में आप क्या कहते हैं, वोल्टेज को ऐड कर देते हैं, लेकिन ये ऐसे ऐड नहीं होंगे क्योंकि वेक्टर रूप में ऐड होंगे, क्योंकि कभी भी सेम फेस में नहीं होते। ठीक है बेटा, तो इनको कैसे ऐड किया जाएगा, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसको आप ये बच्चों बोर्ड का डायग्राम मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको आप थोड़ी देर से ऐसे भी रख सकते हैं। अगर बच्चों धारा को मैं ऐसे दिखाऊं थोड़ी देर के लिए, तो जो VL होगी बच्चों वो इस तरीके से लीड कर रही होगी, यानी आगे होगी। और बच्चों अगर इसमें मैं धारा दिखाऊं तो इसमें बच्चों VC में वोल्टेज पीछे होगी ऐसे करके, और इसमें अगर बच्चों में धारा दिखाऊं तो दोनों सेम होंगे इस तरीके से, ये I होगी और ये VR होगी इस प्रकार से। तो इन तीनों को अगर हम देख के बच्चों एक फेजर डायग्राम बनाए, तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, तो बच्चों अगर आप गौर से देखें तो एक्स एक्सिस पे हम ले सकते हैं VR, और यहां पे होगी बच्चों I, दोनों सेम फेस में। और बच्चों जो इंडक्टर की वोल्टेज होगी वो कैसी होगी, वो उससे π/2 पे आगे चल रही होगी, तो ये हो गया VL। तो VC आप देख रहे हैं वो नीचे होगी, तो हम वो कह सकते हैं नीचे हो गई इतनी। इसमें गौर देने वाली बात यह है कि बच्चों VC की वोल्टेज VL से कम दिखाई गई है, ये बहुत जरूरी है, इस पे ही मार्क्स करते हैं। अब मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा बाद में, अभी आप कर लो। अब बच्चों ये जो VC VL है आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, VL माइनस VC। तो इसका मतलब एक बात समझ में आती है बच्चों, VL VC कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, ये वेक्टर सम के अकॉर्डिंग ऐड होंगे, तो हमेशा एक तरह से माइनस हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये बहुत ध्यान देने वाली बात। तो अब आपके पास बच्चों VL VC अलग में हो गया, आपके पास ये वैल्यू बनी VL माइनस VC और एक वोल्टेज VR, तो इनका जो रिजल्टेंट शो होगा बच्चों वो इस प्रकार से शो होगा, और ये कहलाएगी E नॉट। ठीक है बच्चों, और धारा अगर अधिकतम ले ले तो I नॉट। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों गौर से अगर हम एक बात करें, गौर से बात करने वाली नहीं, इसको तो I ले लो बच्चों, I नॉट नहीं लेते, E नॉट इनके रिजल्टेंट वोल्टेज आ गई। और ये बच्चों आएगा फेस एंगल। फेस एंगल का मतलब है जो वोल्टेज, जो रिजल्टेंट वोल्टेज धारा के बीच में जो भी हमारा कलांतर है, ठीक है बच्चों, जो भी कला चल रही है, तो ये कहलाएगा बच्चों फेजर डायग्राम। अगर आप इसे गौर से देखें तो इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो कंबाइंड सर्किट होता है जिसमें L, C और R होते हैं, उसमें वोल्टेज बच्चों करंट से आगे होती है। तो इसमें मैं लिख देता हूं कभी आपको याद रहे, LCR सर्किट में बेटा वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज अग्र होती है, अग्र किससे बच्चों, धारा से। तो ये आपको सारी बात समझ में आ गई। और बच्चों इसमें हम कुछ चीजें करेंगे, कुछ चीजों को मतलब हम इसके मान निकालेंगे, वो मान कैसे निकालेंगे वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बेटा, और वो आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें हम निकालेंगे इंपीडेंस, यानी कुल प्रतिरोध सर्किट का। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इसमें रिजल्टेंट वोल्टेज अगर बच्चों चित्र में हम देखें तो कितनी होगी, हम कह सकते हैं वो होगी, अगर पाइथागोरस लगाएं तो बच्चों ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC होगी, तो E नॉट बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब बच्चों क्योंकि मुझे अधिकतम वोल्टेज निकालनी है तो मैं इसका मान ये भी लग सकता हूं एक तरीके से, E नॉट बराबर अंडर रूट जो अधिकतम करंट होगी, तो बच्चों मैं लूंगा I नॉट इंटू R का स्क्वायर प्लस I नॉट इंटू XL माइनस I नॉट इंटू XC का स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो I नॉट अगर आप देखें पूरे में से कॉमन आ जाएगा, और पूरे में से कॉमन आने का मतलब है उसे हम यहां ला सकते हैं, तो I नॉट बाहर निकलेगा I नॉट स्क्वायर से, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC का स्क्वायर अलग से। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो अब जब बच्चों अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, तो बच्चों इसमें भी एक काम करते हैं, जो धारा होती है वो अधिकतम ही ले लेते हैं हम, अधिकतम, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको।
अधिकतम धारा। तो बच्चों वोल्टेज अपॉन करंट होता है प्रतिरोध। तो यहाँ पे जो क्योंकि कुल वोल्टेज कुल धारा है, तो बच्चों हम कुल प्रतिरोध लेंगे उसे जेड से शो करते हैं। तो जब बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब एक से ज्यादा हमारे पास एलिमेंट होते हैं सर्किट में तो उनका कुल प्रतिरोध जेड से कहलाता है, और बच्चों इसे बोलते हैं इंपीडेंस। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा इंपीडेंस, और हिंदी में भी बताऊंगा अभी। और इसका बच्चों जो बात रहती है कि ये कितनी वैल्यू है इसकी, तो हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो ये आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो बच्चों कुल मिला के अभी तो आप ऐसे समझो कि कुल प्रतिरोध आ गया एलसीआर सर्किट का, जो आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी यानी तीनों के लिए आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों इसे जो बोलते हैं कुल प्रतिरोध को हिंदी में कहते हैं प्रतिबाधा पूरे परिपथ की एलसीआर की, और इंग्लिश में कहते हैं बेटा इंपीडेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे जाके इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब बच्चों एक बात रहती है कि अभी आपने देखा कि फेस एंगल जो होगा, कला जो होगी रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट में वो कितनी होगी, तो उसे अगर आप गौर से देखें बच्चों, आपके पास जो चित्र है उसमें हम tan फाई निकाल सकते हैं। तो उसमें आप देखें tan फाई होगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना था बच्चों, वहां पे होगा VL माइनस VC, और आधार पे जो वोल्टेज है बच्चों वो VR है, जो आपके पास चित्र है लंब बटे आधार। तो VL माइनस VC को हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, इसको हम लिख सकते हैं I नॉट मान लो चाहे तो, और XL माइनस I नॉट XC अपॉन I नॉट इंटू R। तो बच्चों I नॉट तो कैंसिल हो जाएगी, अधिकतम धारा। तो बच्चों जो tan फाई आएगा वो कितना आया, tan फाई हमारे पास बन गया XL माइनस XC अपॉन R। तो बच्चों अगर हमें ये तीनों प्रतिरोध पता हो अलग अलग, यानी XL XC R, तो हम हमेशा वोल्टेज और करंट केज में जो भी कला होगी वो बता सकते हैं। तो ये बच्चों बहुत पूछा जाएगा आपसे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसको ऐसे भी तोड़ लेते हैं। XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, और ये होता है R। इसको आप चाहे तो ऐसे तोड़ ले, जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से मिल जाएगा मान। अब बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं जो मैं आपको करवाने बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें आपको बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला केस ये है कि बच्चों अगर XL ग्रेटर देन XC हो, यानी अगर इंडक्टर कोयल का जो हमारे पास प्रतिबाधा है बच्चों वो ज्यादा हो जाए, किससे बच्चों, संधारित्र के प्रतिरोध से, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों। इस केस में आप देखें तो बच्चों tan फाई जो होगा बच्चों कैसा होगा, XL माइनस XC, XL बड़ा है XC छोटा है, तो जो tan फाई की वैल्यू आएगी बच्चों पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 1, यानी फाई बच्चों पॉजिटिव होगा। फाई अगर पॉजिटिव होगा तो हम कह सकते हैं बच्चों जो E नॉट होगा बच्चों वो अग्र होगा, अग्र किसके बेटा, धारा के। ठीक है बच्चों, ये आप समझ सकते हैं। और इस टाइम जो पूरा एलसीआर सर्किट कहलाएगा बच्चों वो पूर्णतः प्रेरक सर्किट कहलाएगा, पूर्णतः प्रेरक सर्किट की तरह काम करेगा, पूर्णतः प्रेरक परिपथ। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा केस क्या है बच्चों, अगर बच्चों XL लेस देन हो जाए XC से, तब आप क्या करोगे। इसका मतलब है बच्चों कि जो tan फाई होगा बच्चों वो 1 से कम हो जाएगा, निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आएगा तो बच्चों फाई कैसा हो गया, निगेटिव। निगेटिव का मतलब बच्चों E नॉट अब क्या हो जाएगी बच्चों, लैग करेगी, यानी अब धारा जो है अग्र हो जाएगी। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि धारा अग्र किसके बेटा, वोल्टेज के। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इस टाइम ये बच्चों पूर्णतः संधारित्र परिपथ की तरह काम करेगा। अगर हम बात करें पूर्णतः संधारित्र परिपथ, ठीक है, तो यहां से पूछा जा सकता है बहुत बार। अब बच्चों बात ये आती है, सबसे इंपॉर्टेंट एक केस होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो हमारी दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब उसके बारे में सबसे लास्ट केस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो सबसे लास्ट केस है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बच्चों जब XL बराबर XC की हो जाए, यानी इंडक्टर का जो बच्चों प्रतिबाधा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं इसे, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये संधारित्र की बाधा के बराबर हो जाए। इस केस में बच्चों थोड़ी देर के लिए जरा फॉर्मूले को देखो जरा, tan फाई कितना होगा, XL माइनस XC अपॉन R। जब ये दोनों बच्चों इक्वल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा,
तो बच्चों फाई कितना आ गया 0। इसका मतलब समझो बच्चों, फाई 0 का मतलब है बच्चों कोई भी कलांतर नहीं होगा वोल्टेज और करंट के बीच में। और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज होगी बेटा, वोल्टेज वो समान कला में होती है बेटा, समान कला, समान कला किसके साथ बेटा, धारा के। तो बच्चों इस टाइम जो एलसीआर परिपथ वो कैसे बिहेव करेगा बेटा, वो करेगा बच्चों पूर्णतः प्रतिरोधीय, ये भी कह सकते हैं प्रतिरोधीय परिपथ, या हम ये भी कह सकते हैं पूर्णतः ओमीय प्रतिरोध परिपथ, यानी प्रतिरोध सिर्फ आर। तो बच्चों ये उस टाइम सी और जो एल होंगे उनका जो रोल होगा खत्म हो जाएगा और पूरा परिपथ में जो प्रतिरोध होगा सिर्फ आर का चलेगा। तो बच्चों बात ये आती है कि प्रतिरोध कम हुआ कि ज्यादा हुआ। तो बच्चों एल और सी के प्रतिरोध तो खत्म हो गए। तो अगर आप इस फॉर्मूले से गौर से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा मैं आपको, ये थोड़ा सा ध्यान से समझे। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब ये सम 0 हो गया तो हमारे पास क्या बना, z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, और ये आएगा बच्चों z बराबर आर। तो बच्चों ध्यान रखना, एक्सएल दो प्रतिरोध खत्म हो गए, तो इस टाइम जो प्रतिबाधा बनेगी पूरे परिपथ की वो आर बनेगी, और इस टाइम बच्चों मिनिमम यानी न्यूनतम कहलाएगा। बच्चों इस टाइम जो होता है प्रतिबाधा वो न्यूनतम होती है, न्यूनतम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। तो ये आपको समझने वाली चीजें हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा चीज आपको आएंगी। तो एलसीआर सर्किट में ये जो कंडीशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मैं बताऊंगा किस लिए। तो ये बहुत पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीआर सर्किट में जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाते हैं तो प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। इनसे रिलेटेड अब जो आगे के डेरिवेशन एक्सरसाइज होंगे हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।